बार बार बीजेपी अगर जीत रही है चुनाव दर चुनाव, तो इन सारी नाकामियों को आप ये कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? लोग समझ रहे हैं ना, तभी तो इस बार पता चलेगा ना। जिस तरह विधानसभा में समाजवादी को 37-38% वोट दिया है, हम 25% से 38% पे पहुंचे हैं। ये बड़ी मुश्किल से हमारी 50-60 सीटें वो 200 से, कोई 150 से, कोई 20 वोट से, कोई 300 वोट से जीते हैं और जीत के सरकार आ गई। तो सरकार बनना अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीतते चले गए, हमको 50,000 मिले और इनको 1 लाख मिल गए, ऐसा तो नहीं हुआ। हमें अगर इनको 1 लाख वोट मिला है तो हमें 99,900 वोट मिला है। तो उसी में इधर उधर करके थोड़ा 100, 200, 500 और जो इनका मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ये तो सभी जानते हैं किस तरह से इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग किया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मन से बोला, ठीक है, कैसे इन्होंने वोट कम किए। कौशल जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं पहले दीपक जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, जितनी बातों का जिक्र यहाँ पर भदौरिया जी कर रहे हैं और आप भी करते हैं, हर बार चुनाव में कहा जाता है कि सरकार की ये नाकामियां हैं। 2014 में आए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, और देखिए आज उन सपनों का क्या हुआ। तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि फिर ऐसा क्यों है कि बार बार पब्लिक बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी की सरकार बनती है। भदौरिया जी भले कह रहे हैं कि इस बार सीटें बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी की वोट परसेंट भी बढ़ा है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनी है ना। तो क्या पूरा विपक्ष पूरी मजबूती के साथ नाकामियों को लोगों के बीच में रख नहीं पाता क्या? जिस जनता ने इनको प्यार दिया, जिस जनता ने इनको मोहब्बत दिया, ये उसी को भस्म कर देंगे। भस्मासुर एक दानव था, भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव पे ट्राई करने लगा था। तो भाजपा वो भस्मासुर है, एक पार्टी के लोग दानव हैं। क्योंकि जिस जनता को मोदी जी ने कहा था डीजल 20 रुपए चाहिए, नहीं चाहिए। अरे चुनाव जीतना इसका मतलब नहीं कि आपने राजनीति में पाक साफ है, शुद्धता है। 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है, अन्य दलों ने भी 10 साल राज किया है। राज करने का ये मतलब नहीं कि आप चुनाव जीतने का मतलब कि आप पाक साफ है। जिन मुद्दों पे आप राजनीति करते हैं उन पे सीना दिखाइए ना, अपना 56 इंची का सीना आप दिखाइए, आप कहिए कि हाँ ये हमारा 56 इंची का सीना। चुनाव जीतना तो जरूरी है ना दीपक जी। अब ये बताइए, आपने जो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कहा कि लड़ाई देश बचाने की और संविधान बचाने की है। अगर आप वाकई ये कह रहे हैं कि लड़ाई यही, तो फिर इस लड़ाई को आप जीतेंगे कैसे अगर चुनाव ही नहीं जीतेंगे? तो इसमें मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आऊंगा। मेरा सवाल है, आज आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि डीजल पेट्रोल तो महंगा देना ही पड़ेगा, देश की तरक्की की बात है। तो क्या पहले आपको इकोनॉमी अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता था? आप बेवकूफ थे, आपने देश को बेवकूफ बनाया कि हम 20 रुपए डीजल पेट्रोल रखेंगे। इसका जवाब क्या देंगे? प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, रुपया गिरता है। तो क्या रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, साख गिरती है देश की। आज क्या गिर रहा है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख गिर रही है। मेरे को बस इतना जवाब दे दीजिए, मैं एक आम आदमी का सवाल लेके आपके साथ बैठा हूं। भूल जाइए सारे वादे, भूल जाइए सारे इनके जुमले। तो क्या फिर अमित शाह जी आके बोलेंगे, कौशल कांत कहेंगे अरे ये तो जुमला था, जुमला होता चुनाव में बोलेगा। तो जुमले मैं आपकी इस बात पर जवाब ले रहा हूं, लेकिन दीपक जी आप चूंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप इतना तो जानते होंगे ना कि जो निकाय चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। अगर आप इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगे तो क्या पब्लिक इन मुद्दों को समझ पाएगी, जो कि 2017 में नहीं समझी, 19 में नहीं समझी, 22 में नहीं समझी? आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव में इन स्थानीय मुद्दों को छोड़कर पब्लिक इन मुद्दों को समझेगी? 17, 21, 22 की बात नहीं है। हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जनता बिल्कुल समझदार हो गई, जनता बिल्कुल जागरूक हो गई। कहते थे 10 साल 365 दे दीजिए, मोदी जी ने कहा था 60 महीने दे दीजिए, 60 का 120 महीने दे दिया है देश ने मोदी जी को। अब समझ गई है कि जुमलों की चिकने घरों की सरकार है, इनसे आप कुछ भी बात कर लीजिए, आपको राष्ट्रवाद में फंसा देंगे। राष्ट्रवाद में जो नागपुर 60 सालों तक तिरंगा नहीं लहरा था, उनके झूठ में वो सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आप राष्ट्रवादी नहीं है। तो भाजपा की दोगली नीति। कौशल जी आपकी तैयारियां होंगी स्थानीय मुद्दों की, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद का ही मुद्दा उठाएंगे, वो पेट्रोल का मुद्दा उठाएंगे, वो डीजल का मुद्दा उठाएंगे, वो जुमलों का मुद्दा उठाएंगे, और इन्हीं मुद्दों पर पब्लिक का चूंकि मोह भंग हो गया बीजेपी से, तो अब वो कांग्रेस की तरफ या फिर विपक्ष की तरफ जाएगी। अमित जी देखिए, दीपक जी ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं कि नहीं करते, कुल मिलाकर उनका यही कहना है। तो जहां तक मुद्दों की बात आई, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ जनता के सामने आई थी, वो सारे मुद्दे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे वृंदाचल कॉरिडोर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीए हो, चाहे, और जब समाजवादी पार्टी थी तो आपने देखा था ना, 84 कोसी परिक्रमा बंद, शिवरात्रि बंद, थाने में जो मनाई जाती थी, रंगोत्सव मनाया जा रहा, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हर जगह धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है।
दिव्य कुंभ का आंदोलन आयोजन हो रहा है, अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, ये हमारे मूल मुद्दे थे। इन मुद्दों पे हमने काम किया है। इसके साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी को नंबर 2 पे पहुंचाया है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा किया गया है, 2 अभी करके दिखाई जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो सरकार चलाई, उसके बाद आज कोविड की महामारी में 80 करोड़ लोगों को इस हाल में होना पड़ा कि सरकार को उनके लिए अपना खाद्यान्न खोलना पड़ा। उनके जो जरूरी था, नहीं तो ऐसी जनता इन्होंने दी थी, ऐसी बेरोजगारी और ऐसी गरीबी मचा दी थी कि इतने लोग खाने के लिए तरस रहे थे। तो अब ये समझिए, कोविड की महामारी में जब गैस सिलेंडर की, अभी मेरे मित्र ने बात की, जब कांग्रेस की सरकार गई थी, गूगल उठा के देख लीजिए, डेटा मिलेगा, 1240 रुपए में सिलेंडर छोड़ के गई थी और 84 रुपए में पेट्रोल छोड़ के गई थी। ठीक, और उसके बाद जब अटल जी की सरकार गई, उसके बाद वो 84 का पेट्रोल 94 में हुआ। 94 से लेकर के पेट्रोल हम लेके आए हैं अभी कितना, कौशल जी, आपका ये अर्थशास्त्र आम जनता नहीं समझती है। वो बस ये समझती है कि जब वो दुकान पर कोई सामान लेने जा रही है तो उसे वो किस कीमत पर मिल रहा है, और वो एक कह रही कि महंगाई है, तो कम से कम इसको तो डिनाई मत कर दीजिएगा। जेपी सिंह जी, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जेपी सिंह जी, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, क्या इससे निकाय चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को? और ये सावधान कर किससे रहे हैं आप? जो जीते हैं उनसे सावधान कर रहे हैं, जो चुनाव हार गए उनसे सावधान कर रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े सभी वर्गों की आवाज को उठाया जाएगा और उठाया भी है। आपने देखा होगा कि अभी सभी छात्र जितनी भर्तियां हैं, 68,000 हो, 68,500 हो, 69,000 हो, चाहे 12,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे अनुदेशक की मांग हो, हमने विधानसभा में भी उठाई और मुख्यमंत्री जी के सामने भी उठाई। जो बाह्य जाति को, राजवंश जाति को एसटी में शामिल करने की बात थी, वो भी हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर उठाई। इसके अलावा समय समय पर हम हर दलित, पिछड़े, वंचित की आवाज, शोषित की आवाज उठाते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि जो आप बता रहे हैं सावधान किससे करना, सावधान उन लोगों से करना है जो लोग बात तो कहते हैं कि हम गरीब का, पिछड़े का, वंचित का, शोषित को आगे लाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उन लोगों की तरफ देखा नहीं जाता है। मैंने पिछले प्रोग्राम के दौरान आप ही के प्रोग्राम में बताया था, समय का थोड़ा अभाव है, वो आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है ना, वो तो ओम प्रकाश राजभर पर भी लग रहा है कि अपने परिवार के लोगों को दे दिया, अपने करीबियों को दे दिया, बाकी लोगों को टिकट नहीं दिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि वक्त की कमी है। भदौरिया जी, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, समाजवादी पार्टी लोगों के बीच जाएगी, महंगाई, बेरोजगारी या फिर छात्रों का मुद्दा उठाएगी, तो बीजेपी का कहना है कि हम ये भी कहेंगे कि कैसे हमने माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया, और उन्हीं माफियाओं से समाजवादी पार्टी के नेता जाकर मुलाकात करते रहे। अखिलेश यादव ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और ये कहा कि आजम खां को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो हमने तो जिनके खिलाफ अपराध की लिस्ट थी उन सभी को टारगेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, और समाजवादी पार्टी उनके बचाव में खड़ी है। फिर क्या जवाब देंगे? देखिए, आदरणीय आजम खान साहब की बात करेंगे तो 9 बार के विधायक है वो, जनता हमेशा उनको चुनती रही है, आज भी चुन रही है। उन पे आप बकरी चोरी का, किताब चोरी का, भैंस चोरी का आप अगर उस मुकदमे करेंगे तो सभी को पता है कि सरकारी मुकदमे हैं, सरकार चाहे किस पे भी मुकदमे लगा दे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह की अगर आपने सभी खत्म हो गए तो फिर ये बच्चियों पे अत्याचार कैसे हो रहा है? फिर ये अपराध में, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? दलितों के अत्याचार के ऊपर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? क्यों यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण बढ़ गए? क्यों यहाँ पे भू माफिया पैदा हो गए? प्रभु की जमीन अयोध्या में भू माफिया पैदा हो गए। नकल माफिया कैसे यहाँ लगातार नकल चल रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। शराब माफिया कैसे यहाँ पैदा हो गए, जो लगातार यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जब सब माफिया खत्म हो गए तो ये शराब माफिया कहाँ खत्म करना होगा? 10 सेकंड में कौशल जी इस पर जवाब आपका। भू माफिया कहाँ पे है? देखिए, गुंडों की ये सरकार चलाते आए हैं, आज तक इन्होंने क्या किया? अभी इनके मुख्तार और आजम खान, जिन्होंने जिस वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रखा था, वहाँ की किताबें, लाइब्रेरी की किताबें, वहाँ का फर्नीचर उठा करके, चुरा करके घर में बैठे हुए थे। ये जिस तरीके की सरकार चला रहे थे, तुष्टीकरण को करते हुए, उनके समय में जिस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ ही यही सरकार ने काम किया और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, ये देश की जनता और देश की जनता दोनों देख रही है। समय हमारे पास इतना ही था। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से जहां प्रभारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है,
तो कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश अध्यक्ष चुन दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर दिया है। तो दिलचस्प होगा निकाय चुनाव, देखना होगा कि किन मुद्दों पर ये पार्टियां लोगों के बीच जाती हैं और चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं चांदनी के पास।